जी नमस्कार साथियों, मैं संदीप पारिक मेरे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष के अंदर एक बार आपका फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी भारतीय राज्य व्यवस्था पर, तो इसके अंतर्गत अगली कड़ी के अंदर हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कि सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे, कैसे इन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था। ठीक है, तो चलो इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था उन्होंने। 1930, 31 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे, तो वो हुए थे लंदन में। कहाँ पर हुए थे, लंदन में। लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है सर, और क्या है देखो, और इनके सानिध्य में एक हुआ था पूना पैक्ट। कौन सा हुआ था, पूना पैक्ट। कब हुआ था, 1932 में। कब हुआ था, 1932 में। देखो, पूना पैक्ट किन किन के सानिध्य में हुआ था, तो याद रखना गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर जी के बीच में। किस बात को लेकर के, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लेकर के। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लेकर के। लेकिन ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किन के लिए थी, दलितों के लिए। यानी दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लेकर के इनके बीच एक महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक बैठक हुई थी, उसको कहा जाता है पूना पैक्ट के द्वारा। ये करवाई किसने थी, तो वो करवाई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने करवाई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद जी, किसने करवाई थी, डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद जी ने। और इसी पूना पैक्ट के तहत ही जो वर्तमान के अंदर आरक्षण चल रहा है, वर्तमान के अंदर जो आरक्षण चल रहा है, आरक्षण की नींव भी किसको माना जाता है, आरक्षण की नींव भी किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है पूना पैक्ट को। किसको माना जाता है, पूना पैक्ट को। आप याद रखना, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद सर गोलमेज सम्मेलन हो गया, पूना पैक्ट हो गया, और क्या बात है। तो दोस्तों एक थोड़ी बहुत हम चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने संविधान सभा में भाग कैसे लिया था। संविधान सभा में ये कैसे आए थे, संविधान सभा। देखो, हुआ क्या था कि संविधान सभा के लिए इलेक्शन लड़ने पड़ रहे थे, और जो इन्होंने सर्वप्रथम इलेक्शन लड़ा था वो लड़ा था बंगाल से। कहां से लड़ा था, बंगाल से। बंगाल के एक क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था। और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो ये वर्तमान के अंदर तो बांग्लादेश में है, वर्तमान के अंदर तो बांग्लादेश है, लेकिन वो ये कहां पर चला गया था, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। कहां पर चला गया था, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। इसका मतलब क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं रहे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा आग्रह करने के बाद बॉम्बे से एक व्यक्ति थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और उनकी जगह किसको बिठाया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किसको बिठाया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन कौन सा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के लिए सर्वप्रथम कहां से लड़ा था, तो वो लड़ा था, चुनाव कहां से लड़ा था, बंगाल से। और वो क्षेत्र कहां पर चला गया था, तो वो क्षेत्र चला गया था वर्तमान के अंदर बांग्लादेश है, लेकिन उस समय कौन सा था, पूर्वी पाकिस्तान। उसके बाद उन्होंने उसके बाद कहां से सीट खाली करवाई गई थी, तो बॉम्बे से करवाई गई थी। और बॉम्बे से किसने सीट खाली की थी, इसका याद रखना। देखो, बॉम्बे के अंदर जो संविधान सभा से व्यक्ति थे उनका नाम है एम आर जाकर जी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए इस्तीफा दिया था। और एम आर जाकर की जगह कौन बैठे थे, डॉक्टर भीमराव
अम्बेडकर। इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या बने थे, संविधान सभा के सदस्य बने थे। ठीक है, एक बात और आती है कि देखो 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को एक समिति गठित की थी, प्रारूप है प्रारूप समिति। देखो 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन थे, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है कि प्रारूप समिति का गठन किया गया था, सभी को पता है 29 अगस्त 1947 को, लेकिन याद रखना जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बने थे तो वो कितनी तारीख को बने थे, वो बने थे 30 अगस्त 1947 को, 30 अगस्त 1947 को। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो उसके बाद और क्या है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। दोस्तों एक बात याद रखना, संविधान सभा के अंदर यदि सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति ने डिग्री प्राप्त कर रखी थी वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी वकीलों के मामले में बहुत ही बड़े जाने माने व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा आलोचना भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की है। देखो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इनको आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है, मनु। ठीक है, आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन इंटरेस्टदार बात क्या है, एक नाम आता है आरक्षकता का व्याकरण। क्या है देखो, संविधान का निर्माण होने के बाद 25 नवंबर 1949 को, 25 नवंबर 1949 को, कब है 25 नवंबर 1949 को संविधान रेडी हो गया था। उसके बाद एक मीटिंग रखी गई थी, इस मीटिंग के तहत इन्होंने भाषण दिया था और इस भाषण के तहत इन्होंने कहा ऐसी संविधान के बारे में या ऐसी राजनीति के बारे में इन्होंने बात की थी। इस मीटिंग का तात्पर्य क्या था, इस अधिवेशन का तात्पर्य क्या था कि भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान निर्माण के लिए अपना एक अमूल्य योगदान दिया था, तो सभी इनकी तारीफ कर रहे थे। तो उन्होंने एक भाषण दिया था भारत की राजनीति पर। किस पर? भारत की राजनीति पर। भारत की राजनीति पर इन्होंने एक बहुत बड़ा भाषण दिया था। और जो वर्तमान के अंदर जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है ना, आरएलपी, ये जितनी भी पार्टी हैं, ठीक है ना, इन्होंने कहा था, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज की पार्टियों पर, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि यदि मान लो आगामी सत्र के अंदर किसी एक विशेष व्यक्ति की यदि बढ़ावा दिया जाए, किसी विशेष एक व्यक्ति को, तो भारत की राजनीति है उस पर बुरा असर पड़ेगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। यानी बोला जाए तो बहुत सी ऐसे बातें बताई थी जिसकी वजह से इस भाषण को कहा जाता है आरक्षकता का व्याकरण। किसको कहा जाता है? यानी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरक्षकता का व्याकरण किस भाषण को कहा जाता है। तो याद रखना 25 नवंबर 1949 के अंदर संविधान सभा के अंदर जो भाषण दिया था राजनीति पर, भारत की राजनीति पर, ठीक है, इस भाषण को यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के भाषण को क्या कहा जाता है? आरक्षकता का भाषण। एक बात याद ये रखना, ठीक है। और क्या सर, कुछ एक दो इनकी पुस्तकें हैं इनके द्वारा। दोस्तों जब इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, मृत्यु होने के बाद जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पुस्तकालय के अंदर गए थे तो वहाँ पर 50,000 पुस्तकें मिली थी। अब ये बात नहीं है कि वो 50, अब आप बोल दोगे सर वो तो पुस्तकालय में भी मिलती है, तो याद रखना हर एक पुस्तक को उन्होंने पढ़ा था और पढ़ने के रूप में जो साक्ष्य मिले थे, यानी हर एक पुस्तक पर, हर एक पन्ने पर, हर एक लाइन पर उनके पेन के निशान या फिर पेंसिल के निशान मिले थे। तो उन साक्ष्यों के द्वारा हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लगभग 50,000 पुस्तकों का
अध्ययन किया था, इतने बड़े ज्ञाता थे। इन्हीं पुस्तकों का भंडार लाइब्रेरी में मिलता है 50,000, 60,000, लाख, लेकिन किसी एक विशेष व्यक्ति के कमरे में इतनी पुस्तकें मिलना और उन पुस्तकों का अध्ययन करना तो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के इतने ज्ञानी व्यक्ति ने भारत के संविधान के अंदर योगदान दिया था। उसके बाद इनकी पुस्तकों का यदि किया जाए तो नंबर 1 आती है अनटचेबल। अनटचेबल, ठीक है। नंबर 2 वो आती है शूद्र कौन है, शूद्र कौन है। उसके बाद नंबर 3 आती है भारत और पाकिस्तान का विभाजन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। इसी पुस्तक का नाम आता है पाकिस्तान पर विचार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द थॉट ऑफ पाकिस्तान, द थॉट ऑफ पाकिस्तान। एक पुस्तक और आती है कि कांग्रेस और गांधी, कि कांग्रेस और गांधी ने दलितों के लिए क्या किया, कि कांग्रेस और गांधी ने दलितों के लिए क्या किया। ये इनकी 3-4 किताबें हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम संविधान सभा की कुछ आलोचनाओं के बारे में, कि संविधान सभा के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट 4-5-6 आलोचनाएं देख लीजिए। सबसे पहले संप्रभुता की संस्था नहीं है। अब ये होता क्या है सर, संप्रभुता की संस्था नहीं है? देखो, संप्रभुता का अर्थ आता है कि वो संस्था जिसमें निर्णय लेने की शक्ति स्वयं के पास हो, निर्णय लेने की शक्ति स्वयं के पास हो, ठीक है। मतलब वो हमारे संविधान के अंदर नहीं है, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति हमारे संसद के पास नहीं है, क्योंकि जो संसद के अंदर सदस्य वो किन के द्वारा चुने जा रहे हैं, जनता के द्वारा, इसलिए कहा जाता है कि वो संप्रभुता संस्था नहीं है। नंबर 2, हिंदुओं की सभा। हिंदुओं की सभा ये किसने कहा था? जॉन साइमन ने। अब देखो, हिंदुओं की सभा का अर्थ क्या है? हिंदू की सभा का अर्थ क्या है? क्योंकि आप सभी को पता है कि स्पष्ट रूप से विभाजन हो गया था पाकिस्तान का, तो मुस्लिम है वो एक तरफ चले गए थे, फिर कौन बचे थे? सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी? हिंदुओं की थी, तो इसलिए कहा जाता है हिंदू की सभा। हिंदू की सभा किसने कहा था? ये कहा था जॉन साइमन ने। किसने कहा था? जॉन साइमन ने। ये वही साइमन है जिसके बारे में नारे लगाए थे, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, ठीक है। उसके बाद एक जाति की संस्था, एक जाति की संस्था, या एक जाति का तात्पर्य हिंदुओं से है। किस है? हिंदुओं से। एक जाति की संस्था, ये किसने कहा था? ये कहा था चर्चिल ने। और एक ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन गायब है, ये किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। एक ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन गायब है, ये संविधान सभा के बारे में नहीं कहा गया है। ये जो हमारी 9 दिसंबर की मीटिंग हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर 389 में से 207 व्यक्ति आए थे। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता, इन्होंने कहा था कि भाई ऐसे लग रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक ऐसे लग रही है जैसे मान लो उसकी एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन क्या है? गायब है। उसके बाद वकीलों का स्वर्ग, ये कहा था सर आवर जोनिस ने। किसने कहा था? सर आवर जोनिस ने। क्यों कहा था? क्यों कहा था? ये इसलिए कहा था क्योंकि जो भारत का संविधान है उसके अंदर जो शब्दावली है, उसके अंदर जो शब्दावली है वो बहुत ही कठिन है। कठिन शब्दावली की वजह से वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? सर आवर जोनिस। अब देखो, एक बात आता है उदारवाद का संविधान। उदारवाद का संविधान, उदारवाद के संविधान, ये एक प्रकार की आलोचना। उदारवाद का अर्थ क्या है भाई? हमारे जो संविधान सभा के जो हमारा संविधान है, उस संविधान के अंदर जो अलग अलग तत्व है, जो अलग अलग भाग है, हर किसी जो स्रोत है वो किसी न किसी देश से लिए गए हैं। इसका मतलब क्या? उदारवाद। लेकिन इस उदारवाद का संविधान है, इस ये आलोचना की थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि किसी भी देश से या किसी भी पुस्तक से या किसी भी जगह से यदि हम कुछ अच्छी चीज़ों का ग्रहण कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातों का ग्रहण कर रहे हैं, तो वो किसी भी प्रकार से साहित्यिक चोरी नहीं है। इनकी ये जो आलोचना थी, इसका उत्तर दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, एक और आता है कि संविधान सभा कांग्रेस है। संविधान सभा क्या है? कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के कितने सदस्य थे? 208 सदस्य थे। तो इसका मतलब क्या है? संविधान सभा के अंदर सबसे ज्यादा कौन है? कांग्रेस है। और कांग्रेस ही क्या है? भारत है। कांग्रेस ही क्या है? भारत है, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग के कितने थे? स्वदेशी रियासत से 93, मुस्लिम लीग से 73 थे। इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा अधिकारी, सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ से थे? कांग्रेस से।
ये किसने की थी? ये की थी ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने की थी? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने अपनी एक पुस्तक, ग्रेनविल ने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, ग्रेनविल की पुस्तक है। उसके अंदर एक आलोचना मिलती है और वो आलोचना यह है कि संविधान सभा क्या है? कांग्रेस है। संविधान सभा क्या है? कांग्रेस। और देखा जाए तो कांग्रेस ही क्या है? भारत है। कांग्रेस ही क्या है? भारत। क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा किसके सदस्य थे? कांग्रेस के सदस्य थे। कांग्रेस के 208 सदस्य थे। तो इसीलिए ग्रेनविल ने कहा था कि भाई संविधान सभा वो एक प्रकार से कांग्रेस है, और यदि वैसे देखा जाए तो भारत के अंदर क्या है? भारत भी एक प्रकार के क्या है? कांग्रेस है। ये थे कौन ग्रेनविल? तो ये थे अमेरिकन इतिहासकार थे, अमेरिकन इतिहासकार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं संविधान के स्रोतों की। संविधान के स्रोतों की, हमारा जो संविधान है वो कहाँ कहाँ से लिया गया, संविधान के जो पार्ट है वो कहाँ कहाँ से लिए गए। देखो, यदि बात करूं मैं सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत, देखो यदि बात की जाए कि संविधान का सबसे बड़ा भाग, यानी सबसे ज्यादा भाग कहां से लिए गए, वो लिया गया भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए, भारत शासन अधिनियम 1935 है। और वैसे भी मैंने बताया था कि सबसे बड़ा अधिनियम भी कौन सा है? 1935 है। कौन सा है? 1935, ठीक है। इसके बाद अब देखो, भारत शासन अधिनियम सबसे बड़ा स्रोत है। ये बात आती है, वो बात आती है सबसे बड़े स्रोत की, ठीक है। अधिनियम के बारे में यदि आपको पूछ ले कि सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो देखो सबसे बड़े स्रोत के अंदर आपको दो ऑप्शन आएंगे। यदि किसी विशेष देश का पूछ लिया जाए, किसी विशेष देश का पूछ लिया जाए तो वो देश कौन सा है? इंग्लैंड है। कौन सा है? इंग्लैंड। और भारत शासन अधिनियम से लगभग 60% संविधान कहां से लिया गया? हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो इसके बारे में याद रखना कि भारत क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारतीय संविधान का अधिकांश पार्ट कहां से लिया हुआ है। नंबर 1 आ सकता है आपका भारत शासन अधिनियम, नंबर 2 आ सकता है इंग्लैंड। तो देखो, यदि अधिकांश पार्ट कहां से लिया गया तो वो है भारत शासन अधिनियम से, ठीक है। और यदि ऐसा है कि किस देश से लिया गया है तो वो देश कौन सा है? इंग्लैंड है। क्योंकि इंग्लैंड ने हम पर लगभग 150 साल तक क्या किया था? राज किया था। तो उनको तो ये तो स्वाभाविक है कि हमें तो वहां से कुछ न कुछ बातें लेनी है। तो देखो, सबसे बड़ा स्रोत यानी सबसे ज्यादा बातें कहां से ली गई है, तो वो ली गई है भारत शासन अधिनियम 1935 है। नंबर 1 बात, ठीक है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम से लगभग कितने 60% संविधान कहां से लिए गए? भारत शासन अधिनियम 1935 है। यदि किसी विशेष देश की बात की जाए कि किस देश से लिया गया तो वो लिया गया इंग्लैंड से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, अब बात करते हैं कि सर इंग्लैंड से क्या क्या लिया था। तो इंग्लैंड से लिया था संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था यानी हमारी जो संसद है उसके अंदर जो शासन व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, ये बात कहां से ली गई है? संसदीय शासन व्यवस्था से। उसके बाद विधि का शासन यानी विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता, विधि का शासन, ये कहां से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार यानी संसद के पास कौन से यानी संसद के अंदर जो मंत्री वगैरह रहते हैं, जो संसद के सदस्य, उनके पास कौन से विशेष अधिकार होने चाहिए, उनके बारे में। उसके बाद एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो याद रखना वो भी कहाँ, सिटीजन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई थी। विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी किसी भी प्रकार से कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी सभी मंत्रियों को एक समान रखना है, सभी मंत्रियों में समानता, सभी मंत्रियों में समानता, ये बात कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। लोकसभा अध्यक्ष यानी जो स्पीकर होता है, जो स्पीकर का पद है, वो भी कहां से ले गए? इंग्लैंड से। तो एक बार देख लीजिए, इंग्लैंड से। संसदीय शासन व्यवस्था यानी संसद के अंदर कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 2 विधि का शासन यानी विधि के समक्ष समानता, ये कहां से लिया गया? इंग्लैंड से लिए गए। संसदीय विशेषाधिकार यानी संसद के पास कौन से विशेष अधिकार होने चाहिए। उसके बाद एकल नागरिकता भी कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कोई भी कानून बनाना है तो वो प्रक्रिया कौन सी होनी चाहिए, वो भी कहां से ली गई? इंग्लैंड से। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी सभी मंत्रियों में समानता। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेन बातें वो मैं लिखा रहा हूं आपको, तो इसको आप एक बार रख लीजिए। तो देखो कौन सी है। नंबर 1 संसदीय शासन व्यवस्था,
नंबर 2 विधि का शासन यानी विधि के समक्ष समानता। नंबर 3 संसदीय विशेषाधिकार। नंबर 4 एकल नागरिकता। नंबर 5 विधि निर्माण की प्रक्रिया। नंबर 6 सामूहिक उत्तरदायित्व यानी मंत्रियों के सभी मंत्रियों को समान रखना। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष यानी जो स्पीकर का पद है वो भी कहां से ले गए, इंग्लैंड से। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब बात करते हैं सर अमेरिका से क्या क्या लिया हुआ है। तो अमेरिका से शक्तियों का प्रतिकरण, शक्तियों का प्रतिकरण याद रखना, शक्तियों का प्रतिकरण और विषयों में बंटवारा दोनों अलग अलग चीज है। शक्तियों में प्रतिकरण किन के लिए, तो वो है न्यायपालिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 व्यवस्थापिका। इनके लिए शक्तियों का प्रतिकरण कहां से लिया गया, इनके जो विशेष अधिकार है वो कहां से ले गए, अमेरिका से ले गए। न्याय पुनरावलोकन ये भी कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। उसके बाद स्वतंत्रता का प्रावधान, जो स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है वो कहां से लिए गए, अमेरिका से। प्रस्तावना की शब्दावली, जो हमारी प्रस्तावना है उसके अंदर जो शब्दावली है वो कहां से ली गई है, अमेरिका से। मौलिक अधिकार भी कहां से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। लोक हितवाद भी कहां से लिए गए, अमेरिका से। न्यायिक प्रक्रिया भी कहां से ली गई, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। जो महाभियोग की व्यवस्था है वो भी कहां से ली गई है, अमेरिका से। और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भी कहां से लिए गए, अमेरिका से। और एक बात विशेष याद रखना कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति तीनों जल थल और वायु, इन तीनों सेनाओं का क्या होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। ये भी व्यवस्था कहां से ली गई है, अमेरिका से। तो अमेरिका से क्या लिया गया कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन तीनों का जो शक्तियों का प्रतिकरण है वो कहां से लिया गया, अमेरिका से। न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था कहां से ली गई है, अमेरिका से। स्वतंत्रता का प्रावधान भी कहां से लिए गए, अमेरिका से। प्रस्तावना की शब्दावली भी कहां से ली गई है, अमेरिका से। मौलिक अधिकार भी कहां से लिए गए, अमेरिका से। लोक हितवाद भी कहां से लिए गए, अमेरिका से। न्यायिक प्रक्रिया भी कहां से ली गई है, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिए गए, अमेरिका से। और महाभियोग की व्यवस्था भी कहां से ली गई है, अमेरिका से। और वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया, अमेरिका से। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होगा, यह व्यवस्था भी कहां से ली गई, अमेरिका से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो उसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी की। तो देखो जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी से क्या लिया गया, जब आपातकाल लगता है तो आपातकाल के दौरान जो हम जैसे आम इंसान है, ठीक है, उनके जो मौलिक अधिकार है, जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए वो स्वतः ही हनन हो जाएंगे, अर्थात स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। ये अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई, जर्मन से। उसके बाद फ्रांस की बात करते हैं तो गणतंत्र यानी गणराज्य व्यवस्था कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। अब देखो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये शब्द कहाँ से लिए गए, फ्रांस से। और इनका हमें वर्णन कहाँ मिलता है, तो भारत की प्रस्तावना में मिलता है। उसके बाद कनाडा से क्या ले गए, संघीय ढांचा। क्या ले गए, संघीय ढांचा। संघीय ढांचा का अर्थ क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध हो गए, उन संबंधों का उल्लेख हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। अवशिष्ट विषयों की बात करें तो कहाँ से लिए गए, कनाडा से। संघ या केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति यानी राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी कहाँ से ले गए, कनाडा से ले गए। राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना यानी जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ये भी हमने कहाँ से लिए, कनाडा से। तो क्या कौन सा लिए, देखो जर्मनी से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे, ये अधिकार कहाँ से लिए गए, जर्मन से। हम इन टॉपिकों के बारे में एकदम चर्चा करेंगे, जैसे जैसे ये टॉपिक आएंगे हम इनके बारे में खुल करके चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार आप याद रख लो, ये बातें आपको रटनी पड़ेगी। उसके बाद फ्रांस से गणतंत्र यानी गणराज्य की व्यवस्था कहाँ से ली है, ये मैंने बताया था आपको पहले भी, फ्रांस से ली गई है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये शब्द कहाँ से लिए गए, फ्रांस से लिए गए। और वर्तमान के अंदर कहाँ पर देखने को मिलते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में। उसके बाद कनाडा, संघीय ढांचा, केंद्र, राज्य और संघीय ढांचा यानी संघीय ढांचा का अर्थ क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच कैसे संबंध होगी, ये बात भी हमने कहाँ से लिए, कनाडा से। अवशिष्ट विषयों के बारे में, अवशिष्ट विषय भी कहाँ से लिए, कनाडा से। उसके बाद संघ व केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना यानी राज्यपाल की नियुक्ति करना। स्पष्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति करना, ये हमने कहाँ से लिया था, कनाडा से लिया था। और राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना, ये भी कहाँ से लिया था, कनाडा से। राष्ट्रपति, एक बात याद रखना, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट इनको सलाह देगी। राष्ट्रपति इस सलाह को माने या ना माने, राष्ट्रपति सलाह को माने या ना माने, ये राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित होता है। ये बात हम जब राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे तब पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो उसके बाद हम बात करते हैं जापान की। तो जापान से क्या लिया हुआ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून के द्वारा जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से स्थापित की जाएगी,
उनके बारे में। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से क्या ले गए, संविधान का संशोधन प्रक्रिया, यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। और क्या ले गए, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं तो प्रस्तावना का दर्शन कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची और अंतर्राज्यीय संबंध भी कहाँ से ले गए, ऑस्ट्रेलिया से। सोवियत संघ से क्या ले गए, मूल करते हुए। तो दोस्तों ये स्रोत है, ठीक है, ये स्रोत आपको रखने पड़ेंगे। और भी आपके पास जो गाइड है उनके अंदर मिल जाएंगे, लेकिन मेन मैंने करवा दिए। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा अनुसूचियाँ। तो अनुसूची की आप हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। और अनुसूची के बारे में हम एकदम खुल करके, कुछ बातें करंट की है वो भी मैं आपके सामने करूँगा, और कुछ बातें जो हमारे संविधान की अनुसूची में लिखी हुई है उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए अनुसूचियाँ। तो हम बात करते हैं अब अनुसूचियों की। अनुसूचियाँ कितनी है, देखो अनुसूची के बारे में सबसे पहले देखो तो मूल संविधान के अंदर अनुसूचियाँ कितनी है, तो याद रखना सर, मूल संविधान के अंदर अनुसूची की संख्या है 8, और वर्तमान के अंदर कितनी है, 12 अनुसूची है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर अनुसूची है क्या, अनुसूची है क्या। तो आपने पुस्तक पढ़ी होगी, किताब पढ़ी होगी। देखो पुस्तक के पीछे कुछ बातें लिखी होती है, कुछ टॉपिक के बारे में लिखी होती है, उसे अनुसूचियाँ कहा जाता है। अब हम बात करते हैं संविधान के अंदर। तो संविधान के अंदर वो भाग, संविधान की वो बातें जो संविधान की पुस्तक के पीछे लिखी हुई है, उसे क्या कहा जाता है, अनुसूचियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुसूचियाँ। तो ये आप थोड़ा याद रखना, ठीक है। मूल संविधान के अंदर 8 है और वर्तमान के अंदर कितनी है, 12। अब बात करते हैं सर अनुसूची के बारे में। अनुसूची नंबर 1, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ क्या है, तो अनुसूची नंबर 1 के अंदर, ये अनुच्छेद नहीं है, अनुसूची है, याद रखना। अनुसूची नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, तो दोस्तों अनुसूची नंबर 1 के अंदर राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, सॉरी वो परिभाषित संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में देखो राज्य क्षेत्र का उल्लेख कहां पर मिलता है, अनुसूची नंबर 1। तो वर्तमान के अंदर कितने राज्य है, वर्तमान के अंदर 28 राज्य है, वर्तमान के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। करंट के अंदर यदि हम बात करें तो वह क्या था, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में अगस्त 2020 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। और उस प्रस्ताव के तहत अब 2020 में ये प्रस्ताव पारित किया गया था, और फिर क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2020 के अंदर ये प्रस्ताव पारित हो गया था, और ये प्रस्ताव पारित होने के बाद हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, संघ शासित प्रदेश हो गए थे। कितने हो गए थे, 9 संघ शासित प्रदेश, 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, देखो फिर हुआ कि दिसंबर 2019 में एक बिल पारित हुआ, और वो बिल कौन सा था, दादर व नगर हवेली, और क्या, और कौन सा था सर, दमन और दीव। देखो दादर व नगर हवेली, दमन और दीव, इनके संदर्भ में बिल पारित हुआ, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 को ये बिल पारित हुआ था। 26 जनवरी 2020 को ये बिल पारित हुआ था। ये 2019 है, 31 अक्टूबर 2019। देखो फिर 26 जनवरी 2020 को ये बिल पारित हुआ, और हमारे देश के अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे।
नौ केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश, एक ही बात है। चलो अब बात करते हैं। देखो अनुसूची नंबर 1 के अंदर राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? राज्य क्षेत्र का। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब हुआ क्या, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगस्त 2020 को एक बिल पारित किया गया था। अगस्त 2020 को एक बिल पारित किया गया था और इस बिल के तहत ये बिल अगस्त 2020 को पारित किया गया था। ठीक है, और हुआ इसका निर्णय कब आया? 31 अक्टूबर 2019 में। इसके अंदर रखा गया था, ये पारित हुआ था 31 अक्टूबर 2019 के अंदर। और 31 अक्टूबर 2019 के अंदर हमारे देश में टोटल राज्य कितने हो गए थे? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। याद रखना, आज तक के अंदर जम्मू एंड कश्मीर एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जिसका दर्जा समाप्त कर संघ शासित प्रदेश के अंदर बदला गया। यानी जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका राज्य का दर्जा समाप्त करके उसको केंद्र शासित प्रदेश में मिला गया। फिर क्या हुआ? दिसंबर 2019 के अंदर, कब है? दिसंबर 2019 के अंदर एक फिर बिल पारित हुआ और वो बिल था दादर व नगर हवेली और दमन व दीव को एक करना। 26 जनवरी 2020 को हमारे देश के अंदर जो ये दिसंबर 2019 का जो बिल निकला था दादर और दमन के संदर्भ में, तो फिर ये इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया था। और फिर हमारे देश में कितने हो गए थे? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने हो गए थे? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद अनुसूची नंबर 2 क्या बोलती है? देखो अनुसूची नंबर 2 के अंदर किस बात का उल्लेख है? देखो अनुसूची नंबर 2 में क्या है कि विभिन्न जो पदाधिकारी है, देखो अनुसूची नंबर 2 में जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी है उन पदाधिकारी के वेतन के बारे में उल्लेख मिलता है। किनका मिलता है? जो संवैधानिक पदाधिकारी जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्री वगैरह, उनका जो वेतन है उनके बारे में उल्लेख मिलता है। चलो ये तो बात सही है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? याद रखना, उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं मिलता है, याद रखना। ठीक है सर, फिर उपराष्ट्रपति को कहां पर मिलता है? तो याद रखना, उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रीय पद का कोई वेतन नहीं मिलता है। तो फिर सर उपराष्ट्रपति को कौन सा वेतन मिलता है? तो याद रखना, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद का ठीक। देखो अनुसूची नंबर 2, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन मिलता है, 1 नंबर तो बात है। लेकिन
उनमें से जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख इस अनुसूची नंबर 2 में नहीं है। फिर क्या सर, क्यों नहीं है? तो याद रखना, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने का या उपराष्ट्रपति पद का भारतीय संविधान में कहीं पर भी वेतन का उल्लेख नहीं है। फिर सर उपराष्ट्रपति को वेतन किस पद का मिलता है? तो याद रखना, उपराष्ट्रपति को जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा होती है, उस राज्यसभा का सभापति होने के पद का वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति होने का पद मिलता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कौन सा आता है? अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 3 क्या है? देखो, वेतन हो गया, तो वेतन होने के बाद इनको दिलाई जाएगी शपथ। शपथ ग्रहण का उल्लेख, शपथ ग्रहण का उल्लेख, ठीक है। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी है, चाहे आप राज्यसभा की बात कर लो, चाहे आप संसद के अंदर जो भी है उनकी बात कर लो, यानी किसी भी मंत्री की बात कर लो, उन सभी को अनुसूची नंबर 3 के तहत शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी। कितनी बार शपथ ग्रहण करते हैं? तो याद रखना, मंत्री होने के नाते 2 बार उनको शपथ दिलाई जाती है। एक तो जब वो फॉर्म भरता है तब उनको शपथ दिलाई जाती है। नंबर 2, जब वो मंत्री बनता है तब शपथ दिलाई जाती है। कितनी बार शपथ लेता है एक व्यक्ति? 2 बार लेता है। तो जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी को शपथ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो किसमें मिलता है? अनुच्छेद नंबर 3। लेकिन राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नंबर 3 राज्यपाल, इन तीनों के शपथ का उल्लेख शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। याद रखना, क्योंकि इनको अलग से पावर दिए गए। जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद नंबर 60 के तहत शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करवाया जाता है। तो ये क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भाई संवैधानिक पदाधिकारियों को जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया वो किसमें? अनुसूची नंबर 3 में। लेकिन किन की नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनुसूची नंबर 3 के अंदर सभी मंत्रियों को शपथ ग्रहण, यानी संवैधानिक पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करने का उल्लेख मिलता है। निम्न में से किसको नहीं मिलता है? तो ऑप्शन आ सकता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। वैसे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार से तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है वो बहुत ही हार्ड रूप से बनेगा। वो आपका माइंड चेक रहा है एग्जामिनर। तो अनुसूचियों के बारे में जितने भी क्वेश्चन है ये पूरे होते ही, मैं अनुसूचियां पूरी होते ही हम प्रस्तावना की बात करेंगे। और जैसे ही दोस्तों हमने अनुसूची नंबर 3 के बारे में पढ़ लिया था, अब अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 के अंदर क्या है? तो 4 को जानने से पहले मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना चाहता हूं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कतें नहीं हो। देखो, हम बात करते हैं, ये संसद है, ठीक, यहां पर लोकसभा है, लोकसभा, यहां पर है राज्यसभा, यहां पर है राज्यसभा। लोकसभा के अंदर आपको पता है 543 सदस्य होते हैं और इसमें 245 में से 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, और 233 सदस्य। तो देखो चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में क्या है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर है जो 233 सदस्यों की संख्या है, 233 सदस्यों की संख्या। जैसे राजस्थान से कितने? 10 है। कितने? 10 है। बिहार से कितने? 31 है। छोड़ो, अब देखो, जैसे राजस्थान से 10 है, ठीक है, ये 10 सदस्य कहां से चुने जाएंगे? इसका उल्लेख कहां मिलता है? तो याद रखना, इसका उल्लेख कहां मिलता है? अनुसूची नंबर 4 के अंदर। कहां पर मिलता है? अनुसूची नंबर 4 के अंदर। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के अंदर। देखो, राज्यसभा के वो सदस्य, राज्यसभा के 233 सदस्य किस राज्य से चुने जाएंगे या किस केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे और कितने चुने जाएंगे, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो दोस्तों याद रखना, इसका उल्लेख मिलता है अनुसूची नंबर 4 के अंदर। कहां पर मिलता है? अनुसूची नंबर 4 के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
उसके बाद बात करते हैं सर अनुसूची नंबर 5 के अंदर क्या है। अनुसूची नंबर 5, अनुसूची नंबर 5 हमें क्या कहती है देख लीजिए। देखो हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6 क्या है सर। देखो अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6 दोनों कॉमन है। इसके अंदर कॉमन बात क्या है तो देखो ये देखो अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। तो आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि सर ये अनुसूचित क्षेत्र क्या है, अनुसूचित क्षेत्र कहते किसके। देखो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय ये मूल संविधान के अंदर जो 8 अनुसूची है उसी में से ये अनुसूची नंबर 6 है कि जो बाकी है 9, 10, 11, 12 वो अलग से जोड़ी गई थी, उनका भी हम चर्चा उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बात चल रही है कि सर ये अनुसूचित क्षेत्र है क्या, आखिर किन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया, क्या इसका जाति जनजाति से संबंध है, SC ST से प्रावधान है। SC ST से इसके अंदर कोई भी प्रावधान नहीं है, SC ST के अंदर इसको नहीं रखा गया। आप याद रखना क्योंकि एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि अनुसूची नंबर 5 और 6 में किन का उल्लेख है, वो पहले आपको जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति का ऑप्शन देगा। अनुसूचित जाति या जनजाति अनुच्छेद अनुसूची 5 और 6 परिभाषित नहीं करती है, उनका उल्लेख 5 या 6 में नहीं है। 5 और 6 में जिनका उल्लेख है वो है अनुसूचित क्षेत्र। क्या देखो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसके अंतर्गत क्या हुआ कि क्षेत्रों का विभाजन हो गया था, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, कुछ जातियां जो जंगलों में रहती है, कहां पर रहती है, जंगलों में, जिनको हम जंगली जाति कहते हैं। क्या कहते हैं, जंगली जाति। देखो हुआ क्या, कहा कि चलो भाई जो हम नियम लगा रहे हैं, जो हमें नियम लगा रहे हैं वो सभी के लिए, लेकिन ये जो जंगलों में जातियां रह रही है, जो आदिवासी है, इन आदिवासियों का कल्चर हमसे चेंज है, इनके विवाह के रूल अलग है। हम जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम खुशियां मनाते हैं, तो वहां पर खुशियां अलग प्रकार से मनाई जाती है, यहाँ पर खुशियां अलग प्रकार, यानी बोला जाए तो इनका कल्चर पूरा का पूरा चेंज है। फिर सर क्या किया जाए, तो जो जातियां जंगल के अंदर रहती थी, जो जातियां आदिवासी थी, उन क्षेत्रों को घोषित कर दिया अनुसूचित क्षेत्र। कौन से, अनुसूचित क्षेत्र, और इनके लिए अलग प्रावधान किया गया था। तो ये अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान कहां पर मिला हुआ है, अनुसूचित नंबर 5 और 6 के अंदर। अब बात क्या आती है 5 और 6 में, अलग अलग बातें 5 और 6 में देखो प्रावधान कर दिया गया अनुसूचित क्षेत्रों का। तो 5 और 6 किससे संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, ना कि अनुसूचित जाति से। अब देखो जहां पर अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान आता है, प्रशासन के संबंधित आता है, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख, ठीक है। फिर क्या बात आती है सर, अनुसूची नंबर 6। तो अनुसूची नंबर 6 के अंदर ऐसे 4 स्टेट है जिनको अलग से प्रावधान दिया गया है। कौन से ऐसे 4 क्षेत्र कौन से, तो देखो एक आता है असम, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम, और चौथा कौन सा है, तो चौथा है त्रिपुरा। ये 4 एक अलग स्टेट है जिनको अनुसूची 6 के तहत अलग से प्रावधान दिया गया है। फिर सर अनुसूची 5 और 6 में फर्क क्या है, ये वो क्षेत्र है। अब क्षेत्र कैसे देख लो, ये भारत है, ये राजस्थान हो गया। क्या राजस्थान के अंदर पूरी अनुसूचित जाति है, नहीं है। पूरा अनुसूचित क्षेत्र है, नहीं है। देखो यहाँ पर जैसे बांसवाड़ा है, इनके अंदर अनुसूचित क्षेत्र है। अब बिहार है, क्या बिहार के अंदर पूरा है, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा है, क्या कर्नाटक के अंदर पूरा है, नहीं है। अब वो जो छोटे छोटे भागों के अंदर क्षेत्र बंटे हुए थे उनको तो कर दिया अनुसूची नंबर 5 में, और जहां जनसंख्या ज्यादा है अनुसूचित क्षेत्रों की उनको कर दिया अनुसूची नंबर 6 में। तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके अंदर अनुसूचित क्षेत्र ज्यादा है, अनुसूचित क्षेत्र ज्यादा है, तो इनको एक अलग अनुसूची के अंदर रख दिया, और वो है अनुसूची नंबर 6 के अंदर। अब एक बात आपके दिमाग में ये आ रही है कि सर अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है, अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है, तो याद रखना। देखो अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है, यदि हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र को घोषित कौन करता है, देखो राज्य का राज्यपाल
राष्ट्रपति से आग्रह करता है। किससे कहता है? राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति के द्वारा ही किसी भी क्षेत्र को जिसको अनुसूचित क्षेत्र बनाना है वो कौन बनाते? राष्ट्रपति। तो देखो, क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र किसको बनाना है इसका निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। किसके आग्रह पर लेता है? तो वो लेता है राज्यपाल के आग्रह पर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 7 की। अनुसूची नंबर 7 की, अनुसूची नंबर 7 क्या है? अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7 क्या है? तो देखो, अनुसूची नंबर 7 के अंदर देखो, केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा। सर, केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा, क्योंकि हमारे देश की क्या है? हमारा देश है क्या? एक संघात्मक देश है। कौन सा है? संघात्मक देश है। तो ये तो है कि विषय वो अलग अलग फांटे जाएंगे, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच जो विषय वो कितने प्रकार से फांटे थे, उनके कितने प्रकार से उनको बांटा गया था? तो वो कितने प्रकार से बांटा गया था? 3 प्रकार से। कितने विषयों के अंदर बांटा गया था? 3। ठीक है, वो सूचियां कौन सी है? 3 सूचियों में इनको विभाजित किया गया था। वो सूचियां कौन सी है? देखो, एक है संघ सूची, 2 नंबर है राज्य सूची, और नंबर 3 है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। देखो, हम सूचियों के बारे में नहीं बात करेंगे कि कौन से किसके विषय किसके अंतर्गत रखा गया है। बस हमें यह समझना है कि अनुसूची नंबर 7 के अंदर जो केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा है, उन विषयों के बंटवारों को 3 प्रकार की सूचियों में विभाजित किया था, और वो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। मैं बता देता हूं कि संघ सूची जिस पर केंद्र का अधिकार है, राज्य सूची जिन पर राज्य सरकार का अधिकार है, और जब केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार आए तो वो कौन सी कहलाती है? समवर्ती सूची। जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को आता है। जैसे वन विभाग है, उस पर दोनों का आता है। तो वृक्ष संबंधी मामले तो केंद्र और राज्य दोनों का आता है। ये आप याद रखना कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वो सूची जिन पर केवल केंद्र का अधिकार है, केवल संघ का अधिकार है, उसको संघ सूची कहा जाता है। वो सूची जिन पर राज्य सरकार का अधिकार है, उसे राज्य सूची कहा जाता है। और वो सूची जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के नियम बनाती है, वो कौन सी कहलाती है? समवर्ती सूची। मैं एक बात और बता देता हूं कि सर, यदि केंद्र और राज्य दोनों किसी सूची पर नियम बनाए तो सर्वमान्य मत किसका होगा? जैसे मान लो समवर्ती सूची के अंदर केंद्र और राज्य किसी विषय पर, केंद्र और राज्य किसी विषय पर नियम बना रहे हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बहुमत किसको प्राप्त होगा? जो सर्वमान्य होगा वो कौन सा होगा? तो दोस्तों याद रखना, जो सर्वमान्य मत होगा वो केंद्र सरकार का होगा। किसका होगा? यदि केंद्र सरकार कहती है कि मैं तो ये नियम यहाँ पर राज्यों के अंदर लागू करूंगा, तो वो ही नियम लागू रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं अनुसूची नंबर 8 की कि सर अनुसूची नंबर 8 के अंदर क्या है? तो देखो, अनुसूची नंबर 8 के अंदर भाषाओं का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? विभिन्न भाषाओं का उल्लेख है। विभिन्न भाषाओं का उल्लेख। किसका उल्लेख है? विभिन्न भाषाओं का उल्लेख है। सर, यदि विभिन्न भाषाओं की कौन सी भाषाएं? वो भाषाएं हैं जिनसे प्रशासनिक कार्य किया जाता है, जिनसे प्रशासनिक कार्य किया जाता है। सर, वर्तमान संविधान के अंदर कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है? कुल कितनी भाषाएं शामिल है? 22 है। तो उसके बाद यदि मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कुल कितनी है? 14 है। सर, क्या इंग्लिश का उल्लेख है? तो याद रख लेना, अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं मिलता है। अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं मिलता है। सर, फिर भी कार्य अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। इसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं मूल भाषा में कितनी है? 14 भाषा। कितनी है? मूल संविधान के अंदर तो 14 जोड़ी गई थी। मूल यानी 26 जनवरी 1950 तक कितनी भाषाएं थी? 14 थी। और वर्तमान के अंदर कितनी है? 22 है। तो 15वीं कौन सी थी? 15वीं भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों याद रखना, 15वीं भाषा थी वो थी सिंधी भाषा। कौन सी थी? सिंधी भाषा। हमारे संविधान के अंदर एक संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1967 के अंदर। कब हुआ था? 1967 के अंदर। और इस 1967 के अंदर जो नई भाषा जोड़ी गई थी वो 15वीं भाषा थी। कौन सी थी? सिंधी भाषा थी। कौन सी थी? सिंधी भाषा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2 4 5 बातें और भाषाएं और है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो,
जब 15वां संविधान संशोधन हुआ, मैं लिखवा देता हूं आपको कौन से संविधान संशोधन के अंदर कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। आ सकता है क्वेश्चन और आप भी लिख लीजिए। देखो 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1967। इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो वो जोड़ी गई थी 15वीं भाषा, और भाषा कौन सी थी? सिंधी थी। कौन सी थी? सिंधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा थी, यानी जिसको हम कहते हैं सिंधु भाषा। फिर क्या हुआ? फिर हमारे एक 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो वो भी कब हुआ था? 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी थी? नंबर 1 नेपाली, नेपाली के बाद कौन सी है? तो नंबर 2 है, वो है मणिपुरी, ठीक है। नंबर 3 कौन सी है? वो है कोंकणी। कौन सी भाषाएं? तो देखो 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 21वां संविधान संशोधन हुआ था सर 1967 में, और 1967 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो दोस्तों वो भाषा जोड़ी गई थी, उस भाषा का नाम है सिंधी, ठीक है। उसके बाद सर जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ कब था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। और इस 1992 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर क्या हुआ सर? फिर एक 92वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? 92वां संविधान संशोधन। इस 92वें संविधान संशोधन हुआ कब था? तो वो हुआ था 2004 के अंदर। कब हुआ था? 2004 के अंदर। और इस 2004 के अंदर कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो 4 भाषा जोड़ी गई थी। नंबर 1 बोडो, नंबर 2 डोगली, मैथिली और सांथली। कौन सी भाषा है? देखो याद कैसे रखना है, आप ये याद रख लो। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंध। दूसरा 71वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, और 1992 में हुआ। कब हुआ था? 1992 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? नेपाली, नेमको। कौन सी भाषा थी? नेमको। कौन सी भाषा थी? नेमको मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था सन 2004 के अंदर। कौन सा संविधान संशोधन? देखो 71वां कब हुआ था? वो हुआ था 1992 में। इसका मतलब 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2004 में। 2004 में जोड़ी गई थी, इसका मतलब कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4। देखो इसका जो बिल है वो 2003 के अंदर पारित हो गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 2004 के अंदर। गाइडों में आपको 2003 दिया होगा, लेकिन एक्यूरेट 2004 है। देखो 92वें संविधान संशोधन के अंदर 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो भाषाएं कौन सी है? बोडो, डोगली, मैथिली और सांथली। कौन सी है? बोडो, डोगो, मैथिली, सांथली। बोडो, डोगो, मैथिली, सांथली। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। और क्या बात है सर? तो अभी आपके दिमाग में एक एक्सक्यूज है कि सर फिर भी जो राजकार्य है, यदि अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है इसके अंदर, तो फिर राजभाषा का कार्य वो अंग्रेजी में क्यों किया जा रहा है? मैंने बताया था कि अनुसूची नंबर 8 के अंदर किसी भी प्रकार से अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, तो सर फिर भी अंग्रेजी के अंदर राज कार्य क्यों किया जाता है? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के जो सदस्य उन्होंने बहिष्कार किया था, और उनकी एक मांग थी कि सर अंग्रेजी भाषा को राज कार्य के अंदर घोषित किया जाए। अंग्रेजी भाषा को राज कार्य के अंदर घोषित किया जाए। तो जो संसद है, संसद ने कहा कि 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक है? 15 वर्षों तक है अंग्रेजी क्या रहेगी? राज कार्य के अंदर, जो राज कार्य है उनके अंदर अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाएगा। अब हुआ क्या दोस्तों? इसका मतलब 25 जनवरी 1965 को ये बात पूरी हो जाएगी कि भाई जो अंग्रेजी भाषा है उसको राज कार्य के अंदर लेने की जो बात है, जो शर्त है, वो 1965 के अंदर खत्म हो जाएगी। लेकिन 26 जनवरी 1963 के अंदर संसद ने पहले से ही सोच लिया था और कहा था कि भाई अब जो राज कार्य है वो अंग्रेजी भाषा के अंदर ही होंगे। यानी 25 जनवरी 1965 से पहले 26 जनवरी 1963 को संसद के अंदर एक बैठक हुई, और उस बैठक के अंदर निर्णय लिया गया था कि जो अंग्रेजी भाषा का अधिकार 25 जनवरी 1965 को खत्म हो रहा है उसको खत्म नहीं किया जाएगा, और
आगामी दिनों के अंदर भी या आगामी सालों के अंदर भी अंग्रेजी भाषा है वो राज कार्य के रूप में चलती रहेगी, ये निर्णय लिया गया था। लेकिन याद रखना अनुसूची नंबर 8 के अंदर अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नंबर 2 कि अंग्रेजी भाषा को पूर्ण रूप से राज कार्य के अंदर कब लागू किया गया था, तो पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो वो किया गया था 25 जनवरी 1965 को। कब है? 25 जनवरी 1965 को। या तो आपको 25 ऑप्शन मिलेगा या 26 मिलेगा, लेकिन जनवरी 1965 में। नंबर 2 क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अंग्रेजी भाषा को राज कार्य के अंदर लागू करने के लिए बैठक कब बनाई गई थी, तो याद रखना वो बनाई गई थी 26 जनवरी 1963 को। तो दोस्तों हमने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 और ऐसे करके हमने 8 अनुसूची के बारे में जान लिया है। तो अब मिलेंगे हम हमारी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।